नमस्कार दोस्तों, आप सबका का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे यूपी सुपर टेट 2026 प्राथमिक शिक्षक भर्ती। इसमें हिंदी वर्णमाला के हम टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। टोटल हिंदी वर्णमाला से आप लोगों को 200 महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे। इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपका प्रश्न फंस जाएगा और आप लोगों को इसमें सारे के सारे जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसी तरीके से इन प्रश्नों को लिया गया है। हर एक पॉइंट को ध्यान में रखा गया है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो भी हम वीडियोस लेके आ रहे हैं सभी को हम प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। ये पार्ट 1 है, इसको भी हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। जो भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो सभी को हम प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोगों को देने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मॉक टेस्ट के रूप में देखते हैं कितने प्रश्न आपके सही हो पाते हैं। आप लोगों को पता है हिंदी 20 नंबर में पूछी जाएगी। ध्यान रखिएगा 20 नंबर अपने स्ट्रॉन्ग करना है। एक नंबर से शिक्षक भर्ती में लोग सिलेक्शन नहीं पाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला के हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला से। इसके बाद और भी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे पार्ट वाइज में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, मॉक टेस्ट के रूप में इसका आंसर दीजिएगा। बोला गया हिंदी में जिसे लिखा है का वर्ग, और वर्ग आपने पढ़े होंगे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये सब हमारे, ठीक है, यहाँ पर वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। टोटल 25 यहाँ पर वर्ण देखने को मिलते हैं। तो उसी में से यहाँ पर का वर्ग लिया गया है। तो अ, बड़ा आ और ह, और विसर्ग का उच्चारण स्थान। अब देखिए यहाँ पर का वर्ग हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे ह या विसर्ग हो, विसर्ग में कौन सा आता है लेटर वर्ण बता देते हैं, ये आता है, ठीक है। तो इन सभी का उच्चारण स्थान बताना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आ का भी याद रखेंगे, बड़ा का भी याद रखेंगे, हा और विसर्ग का भी याद रखेंगे। हो सकता है आगे यहाँ पर विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछ दे, तो एक प्रश्न में बहुत सारे यहाँ पर वर्ण दे रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। इन सभी का कंठ से उच्चारण होता है, ठीक है। तो क वर्ग में आपका का आता है, खा, गा, घा, तो ये 5 वर्ण यहाँ पर दिए गए हैं। इन सभी का उच्चारण स्थान जो है, ये 5 व्यंजन जो है, इन सभी का उच्चारण जो है कंठ से होता है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर सब वर्ण दे रखे हैं। तो हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ करके आगे बढ़ेंगे तो आपका आंसर जो है कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कंठ से उच्चारित होता है, कंठ से, तो कंठ से होने वाला, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में अगर ध्यानपूर्वक देखा है वो सभी के सभी कंठ से उच्चारित होते हैं। तो इनमें से कंठ वाला यहाँ पर देखने को मिला है बी, तो छोटा आ दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंठ से इसका उच्चारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया गया घा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो अभी का, ख, ग, घ ऐसे करके पढ़ रहे थे। इन सभी का हमारा उच्चारण स्थान जो था वो क्या था, तो आप बताएंगे बी, यानी कि कंठ था। कौन सा था, कंठ। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कोई भी एग्जाम देंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जैसे चा वाली लाइन को पूछा है, च, छ, ज, झ, यहाँ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो बताइए इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो जो का वाली लाइन थी वो कंठ थी। अब यहाँ पर चा, छा, जा, ये चा वर्ग है, तो इसे लिखा जाता है चा वर्ग। तो चा वर्ग है, तो चा वर्ग में चा, छा, जा यहाँ तक आते हैं, बट इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, तालु से होता है, ठीक है। किससे होता है, तालु से। तो उच्चारण स्थान तालु याद रखना है। अगला देखिए यहाँ पर दिया गया है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। जो सा ध्वनि होती है, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान बताना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर मॉक टेस्ट के रूप में देखें तो ये तालु से होता है। इसे तालु या तालब भी कहें, दोनों की बात एक ही है, ठीक है। ताला भी लिखा होगा या तालु लिखा होगा। तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है तालु लिखें या तालब भी लिखा हो, तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। अब यहाँ पर छोटी है, बड़ी है, और चा वर्ग या और सा का उच्चारण स्थान। अगर आपको सा का याद है तब भी आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, या चा वर्ग का याद है तब भी यहाँ पर टिक कर लेंगे। यहाँ पर छोटी बड़ी
तो इन सभी को ध्यानपूर्वक दिमाग में बिठा के रखिएगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे चवर्ग हो और यस। ट्रिक से याद करना है, जैसे छोटी बड़ी हो गया, चवर्ग हो गया और यस, या और सा, इन सभी का उच्चारण स्थान। तो ट्रिक से भी आप बना सकते हैं अपनी ट्रिक, उससे भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं तालव्य था, तालव्य लिखा होगा या तालु लिखा होगा। तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है या तालव्य से, तो ऑप्शन में दोनों में से कोई ना कोई एक मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर प्रश्नों को देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया या का उच्चारण स्थान बताइए। अभी हमने बताया था यस, या और सा का उच्चारण स्थान, तो यस से ट्रिक से बनाइएगा। छोटी बड़ी हो गया, चवर्ण हो गया, इन सभी का उच्चारण स्थान जो होता है, क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी यानी तालु से होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और आपका स्कोर अच्छा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया टा वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है। जो टा वर्ग के व्यंजन हैं, अब टा में कौन से आते हैं, टा आ जाएगा, ठा आ जाएगा, डा और डा, तो ये आते हैं टा वर्ग में 5। ठीक है, अब इनका उच्चारण स्थान बताना है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अभी यूपी टेट में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे इसी में से। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी, मूर्धा लिखा जाएगा, मूर्धा से उच्चारण होता है, या लिखा होगा मूर्धन्य। ठीक है, तो याद रखिएगा टा वर्ग वाली जो भी सीरीज हमारी है, यहाँ पर स्पर्श व्यंजन जो भी हैं, इन सभी का उच्चारण जो होता है मूर्धा से होता है या फिर लिखा होगा मूर्धन्य। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अब यहाँ पर ऋषि री है का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान बताना है। ठीक है, तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूर्धन्य। अब यहाँ से टा वर्ग याद रखिएगा, देखो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। टा वर्ग के साथ में यहाँ पर री भी आ गया, तो इसका भी उच्चारण स्थान जो होता है वो मूर्धन्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। अब देखो सीधा सीधा ऐसे पूछ सकता है मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो उन ध्वनियों का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टा ठा डा ढा। ऐसे करके यहाँ पर मूर्धन्य ध्वनियाँ देखने को मिल रही हैं। ऑप्शन के तौर पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11, था किस वर्ग का व्यंजन है। तो था जो है किस वर्ग का व्यंजन है। ठीक है, तो आपको बताना है। अब देखिए तालव्य में चा वर्ग आता था, कौन सा, चा वर्ग आता था, और यहाँ पे मूर्धन्य में हमने टा वर्ग पढ़ रखा है। ठीक है, ये टा वर्ग हमने पढ़ रखा है, तो दो तो हो नहीं सकते हैं, तो इन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं। जिस था जो है किस वर्ग का व्यंजन है, तो इसमें से नहीं होगा। अब बचे 2, एक है ओष्ठ, एक है दंत। अब इसमें से आप गेस कर सकते हैं, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दंत। ठीक है, तो इसमें आता है ता, था, दा, धा और ना, ये हैं सभी के सभी दंत। ठीक है, दंत से इनका उच्चारण होता है, तो दंते। तो इसमें था आता है दूसरे नंबर पर, तो आ गया हमारा दूसरे नंबर पर। तो ऐसे करके याद करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। अब दा किस में आया था, अभी हमने पढ़ा था ता, था, दा, धा, ना, तो किस में आ रहा था, ता वाले में, तो ये तवर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तवर्ग। तो तवर्ग सीरीज में आता है, तो तवर्ग सीरीज का उच्चारण स्थान किससे होता है। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी, दंत से होता है। किससे, दंत से। तो याद रखिएगा ता, था, दा, धा और ना, इन सभी का दंत से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 13, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है तो उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दंत कहते हैं। ठीक है, दंत। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न, निम्नलिखित में से दंत ध्वनियाँ कौन सी हैं। अब दंत ध्वनियाँ बतानी हैं, अभी हमने लिख करके ऊपर बताया था, वो अगर याद है तो आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी। अब ये दंत ध्वनियाँ हैं ता, था, दा, ध, ना और लसा, लस को भी याद रखिएगा, ला और सा का। ठीक है, ला और सा का
ये भी हमारे दंत ध्वनियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। हिंदी की बा ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि है? जो बा है यह किस प्रकार की ध्वनि है? अब ये किस वर्ग में आता है? अब देखिए, एक आता है पवर्ग, पा वर्ग। अब इसमें पा, फा, बा, भा और मा, तो ये आते हैं पवर्ग के अंतर्गत। पा, फा, बा, भा, मा। तो बा देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिखाई पड़ा है, तो बा ध्वनि किस प्रकार की होगी? अब पवर्ग को हम किस नाम से जानते हैं ये समझना है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे ओष्ठ, ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, तो पवर्ग वाली ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। तो पा, फा, बा, भा, मा, इन सभी का उच्चारण जो होता है ओष्ठ से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। देखिए, पा, फा, बा, भा, मा किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो किस प्रकार के व्यंजन हैं अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 में देखा था। तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। कैसी हैं? ओष्ठ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? अब देखिए, जो एक वर्ण होगा इसमें से वो ओष्ठ नहीं है, वो कौन सा है? ठीक है, अब देखिए 17 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, एक छोटा आ रहा था, एक बड़ा आ था। ठीक है, और वहाँ पर विसर्ग भी था। क्या था? विसर्ग। ये सभी के सभी हमारे किस में आते थे? तो कंठ में आते थे, इनका उच्चारण कंठ से होता था। तो इसीलिए यहाँ पर ओष्ठ का नहीं है। अब छोटा ऊ का ओष्ठ से होता है, बड़ा ऊ का होता है, ये पा का भी होता है। ये पा वर्ग वाली जो सीरीज थी ये तो है ही है, इसके अलावा छोटा ऊ, बड़ा ऊ और यहाँ पर प वर्ग की जो सीरीज है, इन सभी का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर था, जो नहीं है ओष्ठ का, वो था डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन याद रखिएगा, इनकी संख्या पूछ लेता है, कितनी संख्या है इनकी? 4 है, 5 है, 6 है, कितनी है? अब इसमें से कौन सा है तो वो बता सकते हैं। तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर देखिए, 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, या, रा, ला, वा। ये चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। तो इनकी संख्या जरूर याद रखिएगा। संख्या इनकी कितनी होती है? तो आप बताएंगे यहाँ पर 4 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अर्ध स्वर कहलाता है? तो अर्ध स्वर कौन सा है इसमें से? अर्ध स्वर यानी आधा स्वर। 19 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, यव, या, वा। ये अर्ध स्वर कहलाते हैं, इन्हें याद रखिएगा, चाहे ट्रिक से याद रखिएगा या रट्टा लगा के याद रखिएगा। ये अर्ध स्वर के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। अब देखिए यहाँ पे श है, ये सा सपेरा, हा किस प्रकार के व्यंजन हैं? अब ये तीनों सा हो गए और हा। ठीक है, ये किस प्रकार के व्यंजन हैं? अब इसमें से बता सकते हैं। अंतस्थ तो हमने अभी पढ़ ही लिया था, कौन से थे? या, रा, ला और वा। ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। अब बात आती है स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन की संख्या 5 होती है। अब वो कौन कौन से होते हैं? अभी हमने पढ़ा था कवर्ग की सीरीज जो थी। ठीक है, इसके बाद चवर्ग की जो सीरीज आती है। अब कवर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, ड़ा। अब यहाँ पे देखेंगे चवर्ग में चा, छा, जा, झा और या। इसी तरीके से टवर्ग आती है। तो अब हम सारे वर्ग नहीं लिखेंगे, बाकी आप समझ जाइएगा। चवर्ग के बाद आती टवर्ग, तो टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। ये सीरीज जो है, इसी तरीके से 2 और हैं। ठीक है, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये 5 जो हैं सभी में देखिए 5 5 5 होते हैं। तो स्पर्श की संख्या पूछेगा तो कुल मिला के 25 बताना है। अब यहाँ पर देखिए ये सा है, तो यहाँ पर ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहलाएंगे? ऊष्म व्यंजन। तो ये सभी के सभी ऊष्म व्यंजन हैं। अब संयुक्त अक्षर में तो इसके आगे आएंगे, वो हम बताएंगे कौन कौन से संयुक्त अक्षर हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। संयुक्त व्यंजन छा किन 2 वर्णों के मेल से बना है? ये बहुत बार आपके यूपी टेट में पूछा गया। तो संयुक्त व्यंजन किन 2 वर्णों के मेल से बना है?
अब 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो एक होता है छ, त्रंग, ज्ञा एंड स्रा। तो याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे संख्या इनकी 4 है। ये सभी के सभी संयुक्त 2 वर्णों के मेल से बने हैं। अब वो कौन कौन से वर्ण हैं सभी में पूछा जाता है, तो एक एक करके आगे समझेंगे। अब पहले यहाँ पर छा बताएंगे, छा किससे मिलकर के बना है। तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। का में हलंत लगेगा और सा, तो देखिए षटकोण वाला सा, तो का और सा से मिलकर के यहाँ पर ये छा बना है। तो इसे याद रखिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 22। संयुक्त व्यंजन त्र जो है किन वर्णों के सहयोग से बना है। त्र के लिए यहाँ पर सटीक आंसर बताना है। तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी, यानी पहला भी सही है दूसरा भी सही है। कैसे, अब देखिए जो त्र बना है, जो त और प्लस र से बना है, और र केवल हमारा र के साथ यहाँ पर स्वर भी लगा है, तो र को पुनः अगर तोड़ते हैं तो र और प्लस अ ऐसे लिखेंगे। इसका सटीक आंसर यहाँ पर दे रखा है। ता में तो हलंत था ही, इस रा को पुनः तोड़ा गया, इसके साथ जो मात्रा लगी थी अ लगा था उसको भी अलग किया गया, इसीलिए ऑप्शन दोनों यहाँ पर हमारे सही हैं। इसलिए तीसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर है डी वाला, यानी ए और बी दोनों सही हैं। तो ऐसे भी आपको यहाँ पर भ्रमित कर सकता है। तारा को पढ़ रखा है त्र बनता है, ठीक है मैंने ठीक कर दिया, लेकिन ये भी तो देखो इसे पुनः तोड़ करके यहाँ पे दिखा दिया गया। तो ऐसे ऑप्शन को ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न, संयुक्त व्यंजन ज्ञा का यहाँ पर बताना है निर्माण किससे होता है, किन 2 वर्णों से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ज्ञा बताया गया, इसको बताना है इसका निर्माण किन 2 वर्णों से हो रहा है। तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें जा होगा, जा के साथ हलंत और प्लस इया लगा जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है। इसी तरीके से चारों को समझ लिया गया। तो स्रा का, अब देखिए स्रा में यहाँ पर सलजम वाला सा आएगा प्लस हलंत आएगा और प्लस इसमें रा लगेगा, तो यही हमारा होगा। तो ऑप्शन में से देख सकते हैं, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। अब बोला गया जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, सटीक आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। किसे, संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का, वर्ग जैसे कि तो आपका हो जाएगा का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे का वर्ग में कौन कौन से होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, यहाँ पे देखेंगे ये 5 यहाँ पर वर्ण हो गए। तो इसका बोला गया पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, पांचवा। तो पहला हो गया, तीसरा हो गया, अब पांचवा। तो यहाँ पर ये वर्ण बोले गए हैं, ये क्या कहलाते हैं। महाप्राण हैं कि अल्प प्राण हैं, अघोष हैं कि ऊष्म हैं, क्या हैं। ऊष्म तो नहीं होगा, अभी तो हमने पढ़ रखा है ऊपर जितने भी सा आते थे तीनों ओ प्लस हा, तो वो ऊष्म थे। बाकी इन 3 में से आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें बचता है ये दूसरे नंबर का 2 वाला, और यहाँ पर आता है चौथे नंबर का 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें बताना 1, 3, 5। तो 1, 3, 5 पोजीशन वाले यहाँ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का वर्ग का नहीं, इसी तरीके से चा वर्ग का भी होगा, ठीक है। चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का, पा वर्ग का, हर एक वर्ग का 1, 3, 5 पोजीशन के जो भी वर्ण होंगे वो क्या कहलाएंगे। तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी कहलाएगा, यानी अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। इसी तरीके से पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4, तो यहाँ जैसे दूसरे नंबर पे खा आता है, चौथे नंबर पे घा आता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाएगा महाप्राण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। याद रखिएगा महाप्राण के लिए पोजीशन दूसरी और चौथी होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 26 था, अब चलिए 27 पे आते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, अभी हमने बताया था दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो दूसरा और चौथा
जो होता है महाप्राण कहलाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 26 में हमने बताया था ऊपर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण बताना है। अल्प प्राण की पोजीशन याद रखनी है, पहले पे, तीसरे पे, पांचवे पे आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण कहलाता है। तो इसमें देखिए का के बाद खा आता है, खा दूसरे नंबर पे, तो महाप्राण है, लेकिन हमें अल्प प्राण पहचानना है। ठीक है, अल्प प्राण इसमें देखें से आप लिख करके बता सकते हैं। अब चलिए लिख लेते हैं, का हो गया, खा, इसमें बताना है। ठीक है, अब चा में देखेंगे, ठीक है, अब इसमें से बता सकते हैं पहला, तीसरा, पांचवा। तो देखिए खा हमारा जो आता है यहाँ पर देखेंगे, खा जो है दूसरे नंबर पे आता है। किस पर? दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, घा जो आता है ये चौथे पे आता है, और चौथा वाला क्या होता है? महाप्राण, और ये भी हमारा महाप्राण हो जाएगा, दूसरा और चौथा। अल्प प्राण पोजीशन हमारी क्या है? पहली, तीसरी, पांचवी। अब बात आते हैं इसमें, देखेंगे छा भी इसमें दे रखा है और यहाँ पे नहीं दे रखा है। गा जो हमारा है ये तीसरे पे आता है, और तीसरा वाला ही अल्प प्राण कहलाता है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीन जो थे, बाकी तीन तो यहाँ पर आ गए। ठीक है, पोजीशन जरूर याद रखिएगा, पोजीशन के हिसाब से आप पहचान सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो महाप्राण तो पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4। तो यहाँ पर हर एक वर्ग में, चाहे कवर्ग हो, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, हर एक वर्ग में दूसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन पर जो भी वर्ण आ रहा है वो महाप्राण कहलाएगा। आप पढ़ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 29 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, का, छा और ठा। अब देखिए यहाँ पर का, देखिए का में देखेंगे खा दूसरे नंबर पे आया, बिल्कुल यही हमारा होगा। अब देखिए चा में देखते हैं, चा पहले पे आता है, फिर आता है छा आता है, देखो दूसरे नंबर पे आया, बिल्कुल सही है, दूसरी पोजीशन को मेंटेन किए है। अब आता है ठा, टा में देखेंगे दूसरे नंबर पे ठा ही आता है, देखो ये भी दूसरे। तो ये तीनों जो दिए गए हैं यहाँ के, तो ये भैया दूसरे पोजीशन पे हैं, और दूसरी पोजीशन पे हो या फिर चौथी पर, ये दोनों के दोनों महाप्राण कहलाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तीनों सा यहाँ पे दे रखे हैं, क्या कहलाते हैं? तो देखो पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का, वर्ग वही कवर्ग, चवर्ग। तो यहाँ जैसे का है, खा है, गा और घा। अब यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा पोजीशन जो बोली गई है, पहला और दूसरा, तो पहली दूसरी पोजीशन पे जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ तो आंसर पहले से दे रखा है यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, अघोष कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अघोष। और इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा पोजीशन पे जो भी होगा ये सघोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सघोष। ठीक है, ये सघोष। और ये पहली दूसरी पोजीशन के जो होते हैं ये अघोष कहलाते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। अघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण ऐसे करके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर तो ऑप्शन पहले से दे रखा है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों के पहली और दूसरी पोजीशन वाले ये कहलाते हैं। अब चाहे कवर्ग का हो, टवर्ग का हो, ताव था हो, ठीक है, चाहे पवर का पाव फा हो, ताव था हो, पहली और दूसरी पोजीशन वाले होने चाहिए, बशर्ते बस ये। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन तथा सभी स्वर क्या कहलाते हैं? अब देखिए यहाँ पर हिंट दे रखी है, तीसरा, चौथा, पांचवा। अभी हम पढ़ के आए हैं तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन और पांचवी पोजीशन, ये लगातार की पोजीशन है, ये भैया सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं? सघोष। तो बस इससे ज़्यादा हमें ध्यान ही नहीं देना है। और लिखा है पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन, इसमें या, र, ल और वा ये आ गए अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, सभी स्वर ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। तो भैया एक जगह से याद रखिएगा, प्रश्न को कठिन बनाने का प्रयास करेगा, कहीं ना कहीं हिंट देगा, आप आसानी से कर लेंगे। तो 31 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सघोष कहलाएंगे। अगर सघोष नहीं मिलेगा तो केवल घोष लिखा मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण
अघोष है। अब देखिए अघोष की बात कर रहा है, अघोष पोजीशन नंबर 1 और 2 पर जो आते हैं, ठीक है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पौर्ग, कोई भी हो, उसका पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष कहलाएगा। अब देखिए पहला दूसरे पे कौन आ रहा था, ठीक है, पहले दूसरे पोजीशन का पहचानना है, आप पहचान सकते। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी। यहाँ पे सा जो है ये भैया अघोष का है। अभी क्वेश्चन ऊपर आया था, ध्यानपूर्वक देखेंगे, अघोष में ये सा देखिए, यहाँ हर एक क्वेश्चन को कहते हैं थोड़ा डीप पढ़ के चलना है। 30 वाले में देखिए यहाँ पर तीनों सा आ गए, तो पहला और दूसरा होगा और प्लस तीनों सा, ये भैया अघोष में आते हैं। तो अगर ऊपर के प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं तो नीचे वाले आप ऐसे ही टिक कर सकते हैं, या तो पहला दूसरे पोजीशन मिलेगा अघोष में, या तीनों सा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तीनों सा में से कोई सा देखने को मिलेगा, ये सभी के सभी अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? अघोष। अब चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हम 33 देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न। ब वर्ण देखिए घोष या प्राणत्व की दृष्टि से क्या है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा प्रश्न को, फिर आंसर दीजिएगा इसका। प्रश्न संख्या 33, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी ऊपर पढ़ा था ये सघोष था, और प्लस ये अल्प प्राण में आता है। अल्प प्राण, अल्प प्राण की पोजीशन क्या थी? 1 3 5, ठीक है, और ये पवर्ग में आता है। पढ़िए पा, फा, बा, भा और मा। अब इसमें देखिए तीसरी पोजीशन पे है कि नहीं है? अब देखिए यहाँ पर तीसरी पोजीशन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ओके, तो यहाँ पर जो तीसरी पोजीशन पे अब बा वाला जो बा हमें दिखाई पड़ गया, तो समझ में आ गया ये भैया क्या है, ये सघोष है। और सघोष की पोजीशन को क्या दिखाया गया था? सघोष 3 4 और 5। तो अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, इनकी पोजीशन ट्रिक से याद करिएगा, तभी आप यहाँ पर आसानी से पहचान सकते हैं। बा जो है किस प्रकार का है? बा दोनों आता है, अघोष भी है यहाँ पर, देखिए अल्प प्राण भी है और सघोष भी है। और सघोष कैसे है? तो सघोष के हिसाब से आप अल्प प्राण के हिसाब से ये देखेंगे, और सघोष के हिसाब से इधर नंबर देखेंगे, पोजीशन पे आ रहा है। तो दोनों तरफ से बा यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए वाला। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह किसे कहा जाता है? ये भी समझिएगा यहाँ पर, अयोगवाह। तो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अनुस्वार होता है अंग और विसर्ग होता है अह, ये दोनों के दोनों हमारे अयोगवाह हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? तो आप बताएंगे 2 होते हैं। कौन कौन से? तो अंग और अह, ये दोनों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसी ध्वनियाँ जिनकी गणना न स्वर में करते हैं न व्यंजन में, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 35। तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। कौन कौन से अयोगवाह हैं? एक है अंग, एक है अह, ठीक है, ये अनुस्वार कहलाएगा, देखेंगे अनुस्वार, और ये विसर्ग कहलाता है, ये भी याद रखना है, विसर्ग, ठीक है। दोनों को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं, ना स्वर में गणना करते हैं ना व्यंजन में करते हैं। परिभाषा से भी याद रखना है और ऐसे इनके वर्ण से भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो हिंदी भाषा में आपको कुल लिपियों की, कुल वर्ण लिपियों की संख्या बतानी है। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी लोग जानते होंगे 52 हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 37। वह वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। तो वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो 37 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दंतोष्ठ है। क्या है? दंतोष्ठ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 38। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, तो आप बता सकते हैं। 38 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युग्मक ध्वनि, इसे द्वित्व कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रसन्नता द्वित्व यानी 2, देखिए डबल यहाँ ना आया है, तो प्रसन्नता युग्मक ध्वनि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 39। यहाँ पर डा देखिए 2 दे रखे हैं। ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? शुद्ध कथन बताना है।
अब 39 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन बी है, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। किस प्रकार की हैं? मूर्धन्य और उत्क्षिप्त ध्वनियाँ। याद रखिएगा, उत्क्षिप्त से भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 40, किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? किस चीज़ का अभाव अगर है तो हम पढ़ नहीं सकते? तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, यानी क्रम से अगर हमें नहीं सिखाया गया तो हम पढ़ना नहीं सीख सकते हैं। अगला प्रश्न, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो आपको इन चारों में से बताना है अनुनासिक व्यंजन। 41 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है, पंचमाक्षर यानी बिल्कुल लास्ट का जो होता है, चाहे कवर्ग का आखिरी में देखेंगे आखिरी में आता है, चवर्ग में आखिरी में आता है, टवर्ग में मिलता है, पवर्ग में मिलेगा, ठीक है, और पवर्ग के बाद तवर्ग में भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो लास्ट के व्यंजन होते हैं 5, ये पंचमाक्षर होते हैं। तो ऐसे पूछ सकता है पंचमाक्षर की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 5। तो हर एक वर्ग में लास्ट में जो आता है वर्ण वही पंचमाक्षर कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कामता प्रसाद गुरु ने, देखिए, बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो बाह्य प्रयत्न के अनुसार बताना, व्यंजन के भेद बताने। तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 भेद माने थे, एक था अल्प प्राण, दूसरा था महाप्राण। किसके अनुसार था? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार थे। तो अब देखिए, बाह्य प्रयत्न के अनुसार उन्होंने व्यंजनों को 2 भेदों में बांटा था, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि स्पर्श, घोष, महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन है? ठीक है, अब देखिए स्पर्श भी बतानी है, किसी न किसी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है, में आना चाहिए। अब देखिए इसमें कौन सा आ रहा है? तो हाँ तो नहीं आ रहा है किसी में, बट ये तीनों के तीनों आ रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पूछा महाप्राण, तो महाप्राण के नंबर क्या थे? दूसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन पे होना चाहिए हमारे स्पर्श व्यंजन यानी कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग में। एक घोष, घोष मीन्स क्या होता था? सघोष को ही घोष कहा जाता है, वो घोष वर्ण भी होना चाहिए, ठीक है। घोष वर्ण के लिए रूल क्या था? तो इसमें था 3, 4 और 5वीं पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से पोजीशन नंबर 4 मिल रहा है, यहाँ पर भी पोजीशन नंबर 4 कॉमन मिल रहा है। तो एक ऐसा वर्ण देखिए जो पोजीशन नंबर 4 पे आ रहा हो, वो कौन सा है? तो 43 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन ए था। अब ये किस में आता है? पा, फा, बा, भा और माँ। अब देखिए इसमें, देखिए पवर्ग में ये चौथी पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। देखिए इसमें तो पोजीशन अगर याद करते हैं तो पोजीशन के हिसाब से आप बहुत ही आसानी से इसे निकाल सकते हैं, तो ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ये देखो पा जो होता है पहले नंबर पे आता है, नहीं होगा। हाँ इसमें आता ही नहीं स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं। फा जो होता है ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे था दिया है, तो ता के बाद यहाँ था आता है, ये दूसरे नंबर पे आता है। तो दूसरा तो आ रहा है लेकिन वो सघोष भी होना चाहिए ना, ठीक है, तो दूसरा पोजीशन। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर था ऑप्शन ए था। तो पोजीशन अगर अच्छे से पढ़ करके आगे बढ़ते हैं तो आप हर एक प्रश्न को अटेंड कर पाएंगे। 44, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का देखिए वेस्टस से क्या है? तो बा वर्ण, तो बा जो वर्ण दिया गया है, तो बा वर्ण के लिए सभी यहाँ पर जो भी फैक्टर्स दिए गए सभी फॉलो होने चाहिए। अब वो कौन सा सटीक ऑप्शन इसमें से सेटिस्फाई कर रहा है वो बताना है। तो बाकी पोजीशन पढ़ेंगे कहाँ पर है। तो देखिए पा, फा, बा, भा और माँ, ये आता है तीसरी पोजीशन पे। तीसरी पोजीशन किसमें किसमें आती है? अब देखिए ये सघोष भी है, क्या है ये? सघोष, ठीक है, सघोष। अब ये अल्प प्राण भी आता है, क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण का रूल क्या था? 1, 3 और 5। देखिए 3 यहाँ पर पोजीशन आ रहा है और यहाँ पर भी ये पोजीशन हमारी आ रही है इसमें, ठीक है। और सघोष की पोजीशन जो थी यहाँ पर, ठीक है, तो 3, 4 और 5 वाली है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो देखियो इसमें सब कुछ लगाना है। और जो पा वाली थी इसे हम उच्चारण स्थान के हिसाब से भी पहचानेंगे।
तो सबसे सटीक वाला, इसमें बहुत सारे रूल लगाएंगे, जितने भी नियम पढ़ के आए सारे इसमें अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो 44 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन ए ही आएगा। जो पवर्ग वाली है ये दंतोष्ट से इसका उच्चारण होता है, दंतोष्ट हो गया। अब देखिए जो बा है ये स्पर्श व्यंजन भी है, क्यों? क्योंकि पवर्ग में आता है, वर्ग वाले जितने भी हैं ये सारे के सारे स्पर्श हैं। और देखिए अल्प प्राण अभी हमने दिखाया था 1 3 5 रूल फॉलो करता है। घोष यानी हमारा सघोष 3 4 5, तो ये देखिए ये तीसरे पोजीशन पे आता है। ये निरनुनासिक है, बिल्कुल सही बात है, नासिक से नाक से इसका उच्चारण होता ही नहीं है। ठीक है, यानी बिना नाक के इसका उच्चारण कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ये सभी के सभी इसमें फॉलो हो रहे हैं, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही था। अगला प्रश्न देखेंगे, का व्यंजन के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो का व्यंजन के विषय में हमें सही इसमें बताना है। का उच्चारण जो होता है कंठ से होता है, तो कंठ वाले जो भी हैं उन्हें हम सही करेंगे। देखिए कंठ इसमें नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, तो कंठ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, कंठ तो नहीं, बिल्कुल सही है। स्पर्श व्यंजन है, ये भी सही है, यहाँ पे दोनों रूल फॉलो कर रहा है। तो 45 का हम सीधा सीधा अगर हम निकाल लें तो ऑप्शन ए ही होगा। का जो होता है देखिए अल्प प्राण है, अल्प प्राण के लिए रूल क्या था, 1 3 5 पोजीशन पे होना चाहिए, बिल्कुल सही, अल्प प्राण फॉलो कर रहा है। अघोष होना चाहिए 1 और 2 पोजीशन पे होना चाहिए, ये भी है, अघोष आता है। ठीक है, ये भी हो गया, बाकी 2 थे, इसीलिए यहाँ पर ये फॉलो कर रहा था। महाप्राण की पोजीशन क्या थी, तो आपको पता है 3 4 5, तो का जो होता है पहले पे आता, भैया 3 4 5 पे आता ही नहीं है, तो महाप्राण तो वैसे भी नहीं था। अल्प प्राण 1 और 2, 1 3 5, तो 1 पे तो था, लेकिन सघोष बोला गया है, सघोष 3 4 और 5 वाला ही आता है। ठीक है, 3 4 5, तो भैया ये महाप्राण था, महाप्राण में 2 4 वाला आता था महाप्राण के लिए। अच्छा ठीक है, गलती हो गई थी, यहाँ पे महाप्राण की पोजीशन क्या थी, 2 और 4 थी, और यहाँ पर सघोष की पोजीशन जो थी 3 और 4 और 5, ये है सघोष की, बट ये फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो सीधी बात हटा ही दो, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी यही फॉलो कर रहा था, उसमें मतलब ही नहीं है बाकी सब इधर उधर लगाने की। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष यानी सघोष और महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण भी हो, महाप्राण के लिए हमने क्या पढ़ा था, 2 पोजीशन और 4 पोजीशन पे होना चाहिए। सघोष के लिए पोजीशन क्या होनी चाहिए, 3 4 और 5 पोजीशन होनी चाहिए सघोष के लिए। ठीक है, अब इसमें से देखिए कौन सी पोजीशन पे, का जो है पहली पोजीशन पे आता है, तो हटा ही दो। चा जो है पहली पोजीशन पे आता है, टा भी पहली पोजीशन पे आता है, तो 46 का आंसर इसमें जो दिख रहा है वो पहला ही दिख रहा है, झा आता है, तो चा वाले में आएगा चा छा, ठीक है, जा झा और इया। अब देखिए पहली पोजीशन, ठीक है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, और अभी हमने बताया था देखिए चौथे नंबर पर यहाँ है, चौथा नंबर यहाँ मैच कर रहा है, तो वो सघोष भी है, वो महाप्राण भी है, तो कॉमन संख्या कौन सी मिल रही थी, 4 वाली दोनों में देखने को मिल रही थी। 4 पोजीशन को यहाँ पर टिक करिए, आपका आंसर यहाँ पर निकल आएगा। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 47। देखिए चा छा जा झा व्यंजन क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ये व्यंजन क्या कहलाएंगे, तो 47 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन ए, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगला प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? उच्चारण की दृष्टि से सही और शुद्ध युग्म बताना है। 48 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हैं। सा का जो उच्चारण स्थान है दंत है, इस सा का उच्चारण स्थान तालव्य है, इस सा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। तो भैया इनकी पोजीशन भी याद रखिएगा। देखिए अगला, विसर्ग में बिंदियाँ का उच्चारण स्थान किसके समान माना जाता है? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान किसके समान माना जाता है? जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। प्रातः, देखो ह लास्ट में आता है पढ़ने पर, प्रातः, ठीक है, तो यहाँ से पहचान सकते हैं। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ह के समान माना जाता है और इसका उच्चारण स्थान जो होता है कंठ होता है। ठीक है, तो कंठ वाला क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पढ़ा था अच्छे से, तो उसमें समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। तो 50 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। जैसे देखिए विसर्ग
कंठ वर्ण है, तो विसर्ग यानी अह जो होता है, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप बताएंगे कंठ होता है, तो ये तो सही है। और छ एक संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही बात है, ये क और प्लस सा से मिल करके बना है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, तो परंपरा से भिन्न हो गया है, बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा भिन्न है। प्रश्न संख्या इस तरीके से 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुल मिलाकर हमने हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।